मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर 3 बच्चों को डूबने से बचाया था। जैसे ही मैं 3 लाख युआन का इनाम लेने वाला था, मेरी क्लास का एक गरीब स्टूडेंट चेन हाओ अचानक दौड़ता हुआ आया और बोला कि उसके पिता को कैंसर है और इलाज के लिए 3 लाख युआन चाहिए, और उसने मुझसे वो पैसे उधार मांगे। पिछले जन्म में अपने भोले दिल की वजह से मैंने उसे वो 3 लाख युआन दे दिए थे, जो अभी गर्म भी नहीं हुए थे। मुझे क्या पता था कि यही मेरे बुरे सपने की शुरुआत थी। उस दिन से वो जोंक की तरह मुझसे चिपक गया और मेरा खून चूसता रहा। वो बार बार बहाने बनाता, कभी दादी बीमार है, कभी माँ को चोट लगी है, कभी बहन की फीस के पैसे कम पड़ रहे हैं, और बार बार मुझ पर इमोशनल दबाव डालता, यहाँ तक कि मुझे ऑनलाइन लोन तक लेने पर मजबूर कर दिया। जब मुझे पता चला कि उसने मेरे पैसों से घर खरीद लिया और तरह तरह के महंगे सामान खरीद लिए, और जब मैंने उसे और पैसे देने से मना कर दिया, तो उसने गुस्से में मुझे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। अगर तू ना होता तो मुझे कैसे पता चलता कि अमीर होना कितना अच्छा होता है। अब जब तूने मुझे इसका स्वाद चखा ही दिया है, तो क्या अब मुझे वापस उस गरीबी में जाने देगा? जब मैंने फिर आंखें खोली तो मैं स्कूल के ऑडिटोरियम में इनाम वाले स्टेज पर खड़ा था। प्रिंसिपल ने अभी अभी मुझे 3 लाख युआन का चेक थमाया था। नीचे टीचर और स्टूडेंट्स की भीड़ थी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। जैसे ही मैं शुक्रिया कहने के लिए कुछ बोलने वाला था, अचानक नीचे से एक शख्स दौड़ता हुआ ऊपर आया। ये चेन हाओ था, हमारी क्लास का वही गरीब घर का स्टूडेंट। वो मेरे पास दौड़ा आया, धड़ाम से घुटनों के बल गिरा और पूरा ऑडिटोरियम एकदम खामोश हो गया। सबकी नजरें हम दोनों पर टिक गईं। ईचन, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पापा को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के लिए 3 लाख युआन चाहिए। ये जान बचाने वाले पैसे हैं। मुझे पता है ये पैसा तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन सच में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे घर वालों ने पहले ही सब कुछ बेच दिया है। प्लीज मुझे ये पैसे उधार दे दो। मैं वादा करता हूँ वापस कर दूंगा। मैं लिख कर दे दूंगा। तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोलते बोलते वो बार बार माथा टेकता रहा। उसका माथा जल्दी ही लाल हो गया। सामने ये जाना पहचाना नजारा देखकर मेरा खून जैसे जम गया। पिछले जन्म में यहीं इसी जगह उसे रोते देखकर मेरा दिल पिघल गया था। मेरे सिर में खून चढ़ गया था। और भले ही 3 लाख युआन बहुत मायने रखते थे, लेकिन एक जान का सवाल था। बिना कुछ सोचे मैंने वो चेक उसे थमा दिया था, जो अभी स्याही से गर्म ही था। पहले ये पैसे लेकर अपने पापा का इलाज कराओ। किसी लिखित कागज की जरूरत नहीं। बाद में जो भी चाहिए हो बात कर लेंगे। उसी पल पूरे हॉल में जोरदार तालियां गूंजी थीं। सब मेरी दयालुता और निस्वार्थता की तारीफ कर रहे थे। चेन हाओ भी रोते हुए मेरा बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था। कह रहा था कि मैं उनके परिवार का दूसरा माँ बाप हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो दिन किसी नई शुरुआत का नहीं, बल्कि मेरे बुरे सपने की शुरुआत का दिन था। उसके पापा को कैंसर सच में था, लेकिन 3 लाख युआन की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। उसने ज्यादातर पैसा हड़प लिया था। शुरू में वो कभी कभार मुझे अपने पापा की हालत के बारे में बताता था, लेकिन जल्दी ही वो बहाने बनाकर पैसे मांगने लगा। ईचेन, दादी को दिल का दौरा पड़ा है, उसे भर्ती कराने के पैसे चाहिए। ईचेन, माँ खेत में काम करते हुए गिर गई, उसकी टांग टूट गई है, ऑपरेशन के लिए अभी भी पैसे कम पड़ रहे हैं। ईचेन, बहन का एक टॉप स्कूल में एडमिशन हो गया है, पर फीस बहुत ज्यादा है, हमारा परिवार उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। हर बार वो आंसू बहाते हुए अपने परिवार की बदकिस्मती बताता, बिल्कुल बेबस दिखता। आसपास के लोग भी बोलने लगते, ईचेन अब तू हीरो है, तुझे इतने से पैसों की क्या परवाह। चेन हाओ कितना बेचारा है, अगर तू उसकी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। पहले तो तूने 3 लाख युआन दे दिए थे, अब इतना छोटा सा पैसा क्यों नहीं दे सकता। परत दर परत नैतिक दबाव मुझ पर पड़ता रहा, जिससे मैं हमेशा देने वाला ही बन गया। जरा सी हिचकिचाहट पर मुझ पर बेरहम और खुदगर्ज होने का इल्जाम लगता। उसे खुश रखने के लिए मैंने बचत करनी शुरू कर दी। बाद में उसकी मांगें और बड़ी होती गईं, और जब मैं अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो मुझे ऑनलाइन लोन लेने के लिए उकसाता। ईचेन, पहले कुछ उधार दे दे, जैसे ही घर की हालत सुधरेगी वापस कर दूंगा। बस कम ब्याज वाला थोड़ा लोन ले ले, वरना पापा की दवाई फिर बंद हो जाएगी। उसकी जिद और आसपास वालों की नजरों से घबराकर मैं सचमुच लोन लेने लगा। ब्याज बढ़ता गया, कर्ज बढ़ता गया। आखिरकार एक दिन मैंने चेन हाओ को एक नई गाड़ी चलाते, ब्रांडेड कपड़े पहने, एक पॉश सोसाइटी से निकलते देखा। तब जाकर मैं इस सपने से जागा। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसका सामना किया। पहले उसने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसे बेनकाब कर दिया तो उसके चेहरे की विनम्रता और बेचारगी पल भर में गायब हो गई, और उसकी जगह एक डरावना लालच और गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ जियांग यीचेन, अगर तू ना होता तो मुझे कैसे पता चलता कि अमीर होना कितना अच्छा है। अब जब तूने मुझे इसका स्वाद चखा दिया है, तो क्या अब मुझे वापस उस गरीबी में जाने देगा। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, पता है तुझे। मैं गुस्से से कांपते हुए उससे पैसे वापस करने और ऑनलाइन लोन का कर्ज भरने की मांग करने लगा। सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, मैं कैसे वापस करूं। अगर तूने ज्यादा जोर दिया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसी बहस के दौरान उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं उस बिल्डिंग की छत के किनारे खड़ा था और संतुलन खोकर पत्ते की तरह नीचे गिरने लगा। उस बेवजनी के पल में मैंने उसे छत पर खड़ा देखा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक ठंडी राहत भरी बेरुखी थी। अगर तू ना होता तो मुझे कैसे पता चलता कि अमीर होना कितना अच्छा है। तूने मुझे इसका मजा चखा ही दिया, अब मुझे फिर से गरीब कैसे रहने दे सकता है। उसके ये शब्द मेरी आखिरी सांसों की आखिरी गूंज बन गए। मैंने नीचे देखा, चेन हाओ अभी भी घुटनों के बल जमीन पर बैठा रो रहा था। अभी भी उतनी ही सफाई से माथे के लाल निशान की नकल कर रहा था। उसकी आवाज रोने से घुटी हुई थी, हर शब्द में हताशा भरी थी। हे भगवान, कितना बेचारा है।
कैंसर, वो तो लाइलाज बीमारी है। 3 लाख युआन बिल्कुल उसकी जान बचाने के लिए काफी थे। कितना अजीब इत्तेफाक है। यीचेन को अभी अभी इनाम मिला है, शायद वो उसकी मदद कर दे। जरूर करेगा, वो तो हीरो है जिसने सही काम किया। वही जाना पहचाना शब्द, वही जाना पहचाना माहौल, बिल्कुल पिछले जन्म जैसा ही। बस इस बार मेरा दिल बर्फ जैसा ठंडा था। चेन हाओ, उठ जा। चेन हाओ मेरे इस रिएक्शन से हैरान लगा। उसका रोना पल भर के लिए रुका, फिर और तेज हो गया। नहीं, जब तक तू हामी नहीं भरेगा मैं नहीं उठूंगा। यीचेन प्लीज मेरे पापा को बचा ले। उसने फिर से माथा टेकने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हट गया उसकी हरकत से बचते हुए। मैंने कहा उठ जा, चल बात करते हैं। नीचे की फुसफुसाहट धीरे धीरे कम होने लगी। सबको लग रहा था कुछ गड़बड़ है। चेन हाओ का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया, लेकिन फिर भी वो घुटनों पर ही अड़ा रहा। यीचेन, मुझे पता है ये मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन सच में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तेरा पैसा तूने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया हुआ सम्मान है, लेकिन मेरे पापा की जान भी बहुत कीमती है। पिछले जन्म में ये बात सुनकर मैं पिघल गया था और सोचा था कि चाहे पैसा कितना भी जरूरी हो, इंसान की जान से बढ़कर नहीं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मेरी जान भी इसी पैसे की वजह से, इसी की वजह से आसानी से रौंद दी गई थी। चेन हाओ, तेरे पापा बीमार हैं, मुझे सहानुभूति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ दौड़ता आ जाए, मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाए और मुझे पैसे देने पर मजबूर करे। चेन हाओ की आंखें अचानक फैल गईं। यकीन ही नहीं हो रहा था। इसका क्या मतलब है? क्या यीचेन उसकी मदद नहीं करेगा? ये क्या हो रहा है? क्या वो हीरो नहीं है? क्या ये थोड़ा बेरहम नहीं लग रहा? आखिर बात एक इंसान की जान की है। यीचेन, चल बात कर लेते हैं। चेन हाओ को पहले उठने दो। ऐसा मत करो। मैंने प्रिंसिपल को नजरअंदाज करते हुए चेन हाओ को ही देखना जारी रखा। तेरे पापा को कैंसर है और ऑपरेशन के लिए 3 लाख युआन चाहिए। क्या तूने स्कूल से सहायता के लिए अप्लाई किया? मैंने किया, पर स्कूल की सहायता बहुत कम है, बिल्कुल भी काफी नहीं। अच्छा, जहां तक मुझे पता है स्कूल के पास गंभीर बीमारी के लिए एक खास फंड है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1 लाख युआन तक अप्लाई किया जा सकता है। क्या तूने वो अप्लाई किया? मुझे अभी समय नहीं मिला। समय नहीं मिला? तेरे पापा इतने बीमार हैं कि ऑपरेशन के लिए 3 लाख युआन चाहिए और तेरे पास यहाँ आकर मेरे सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांगने का समय है, पर स्कूल के सहायता फंड के लिए अप्लाई करने का समय नहीं। चेन हाओ चुप हो गया और नीचे की फुसफुसाहट का लहजा बदलने लगा। सही तो है, क्या स्कूल के पास सहायता फंड नहीं है? उसने अप्लाई क्यों नहीं किया? कहीं वो सीधे यीचेन के इनाम के पैसे मांगने की सोच तो नहीं रहा था? चेन हाओ के चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखी। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बस लगा यीचेन से जल्दी हो जाएगा। और 1 लाख युआन काफी नहीं है। काफी नहीं? तू और तरीके सोच सकता है, जैसे लोगों से मदद मांगना, क्राउड फंडिंग करना। आजकल इंटरनेट इतना आगे बढ़ चुका है, बहुत सारे लोग सच में जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। या फिर तू हॉस्पिटल से बात कर सकता है, देख कि क्या कुछ पैसा बाद में चुकाने की शर्त पर उधार मिल सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तूने सबसे बुरा तरीका चुना। तू स्टेज पर दौड़ता आया, पूरे स्कूल के सामने मेरे सामने घुटनों पर बैठा और अपने पापा की बीमारी का इस्तेमाल करके मुझे ये बहादुरी वाला इनाम देने पर मजबूर करने लगा। ये मदद मांगना नहीं है, ये नैतिक ब्लैकमेल है। सब हैरान रह गए, चेन हाओ भी। मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बस बेबस था। सच में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बेबस होना इसकी वजह नहीं है कि तू किसी को ब्लैकमेल करे। चेन हाओ, क्या तुझे पता है ये पैसा मेरे लिए क्या मायने रखता है? ये कोई आम पैसा नहीं है, ये मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया है। उस दिन 3 बच्चे झील में गिर गए थे। पानी बर्फ जैसा ठंडा था और धारा बहुत तेज थी। जब मैं कूदा तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं। मैंने पूरी ताकत से एक एक करके उन्हें किनारे तक धकेला, लेकिन खुद भी घास फूस में फंसकर लगभग डूब ही गया था। यह पैसा मेरी बहादुरी का इनाम है, मेरी मेहनत की पहचान है। ये सिर्फ 3 लाख युआन नहीं है, ये मेरा सम्मान है, वो चीज जो मैंने हिम्मत से और अपनी जान जोखिम में डालकर कमाई है। अब तू अपने पापा की बीमारी का इस्तेमाल करके मुझसे ये पैसा मांग रहा है। क्या तुझे लगता है ये सही है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, कुछ सोच समझकर देखती नजरों के अलावा। मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? क्या तुझे लगा मैंने अभी अभी पैसा लिया है तो मैं तुझे दे दूंगा? क्या तुझे लगा मुझे निस्वार्थ दयालु बनना चाहिए और तुझे पैसे दे देने चाहिए? चेन हाओ, दयालुता की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन बेलगाम भी नहीं होती। मेरी दयालुता का मतलब है पानी में डूबते बच्चों को बचाना, उन लोगों की मदद करना जिन्हें सच में जरूरत है और जो एहसान मानना जानते हैं, ना कि तेरी बेहिसाब मांगों का जरिया बन जाना। चेन हाओ का पूरा शरीर हिल गया। वो मुझे हैरानी और अविश्वास से देखने लगा, जैसे मुझे पहचान ही नहीं पा रहा हो। उसकी यादों में मैं हमेशा एक नरम, थोड़ा कमजोर लड़का रहा था। पिछले जन्म में उसकी गुहार के आगे मैं पिघल गया होता, लेकिन अब मैं शांत और तीखा था। हर शब्द उसके नकाब को चीरता चाकू जैसा था। तू ऐसा कैसे कह सकता है? मेरे पापा सच में मर रहे हैं और तू बस खड़ा होकर उन्हें मरता देख रहा है। क्या तू हीरो कहलाने के लायक है? मैंने 3 डूबते बच्चों को बचाया। क्या मैं हीरो कहलाने के लायक हूं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर किसी को बचाना है या हर किसी की मांग पूरी करनी है। मैं हीरो हूं, संत नहीं, और बिल्कुल भी तेरा एटीएम नहीं। चेन हाओ, अगर तू सच में अपने पापा को बचाना चाहता है तो सही तरीके से मदद मांग, ना कि यहाँ ऐसे घटिया तरीके अपनाकर किसी की दयालुता और सम्मान का फायदा उठा। यह कहकर मैं उससे मुंह मोड़कर नीचे बैठे टीचरों और स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगा। प्यारे टीचरों और साथियों, मुझे पता है आप सब चेन हाओ की हालत पर तरस खाते हैं, और मुझे भी है, लेकिन तरस का मतलब ये नहीं कि हमें नैतिक ब्लैकमेल सहना पड़े। इस इनाम के पैसों का मेरा अपना इस्तेमाल है।
मैं इसका एक हिस्सा स्कूल के सहायता फंड में दान करूंगा ताकि चेन हाओ के पापा जैसे और जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। बाकी पैसा मैं अपनी आगे की पढ़ाई और खर्चों के लिए रखूंगा, और साथ ही अपनी बहादुरी की एक निशानी के तौर पर भी। मैं ये पैसा सीधे चेन हाओ को नहीं दूंगा, इसलिए नहीं कि मैं बेरहम हूं, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी दयालुता किसी के फायदा उठाने की वजह बने, और मैं नहीं चाहता कि हिम्मत से कमाया यह पैसा गलत इस्तेमाल हो। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद किसी ने ताली बजानी शुरू की। बहुत बढ़िया कहा, ये चेन सही है। हमें नैतिक ब्लैकमेल क्यों सहना चाहिए? क्या उसकी बहादुरी के इनाम का फैसला सच में उसे खुद करना चाहिए? चेन हाओ ने बहुत ज्यादा हद पार कर दी। उसे इस तरह मजबूर करना गलत था। चेन हाओ जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा। उसका चेहरा राख जैसा पड़ गया। आस पास के लोगों की नफरत भरी और इल्जाम लगाती नजरों को और मेरी दृढ़ आंखों को देखकर आखिरकार उसे समझ आ गया। इस बार उसकी चाल नाकाम हो गई थी। वो अचानक खड़ा हुआ, मुझे घूरा, फिर बदहवास हालत में स्टेज से भागकर ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया। उसकी भागती हुई पीठ देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बस एक थकी हुई राहत महसूस हुई। पिछले जन्म का कर्ज आखिरकार मैं अपने ही हाथों से इस जन्म में काट पाया। ई चेन, तूने सही किया। मैंने सिर हिलाया, चेक को कसकर पकड़े हुए। इस पल से मेरी जिंदगी फिर से मेरे अपने हाथों में थी। अवार्ड सेरेमनी के बाद मैं स्कूल में सबकी नजरों का केंद्र बन गया। कोई कहता मैं सीधा और उसूलों वाला हूं, कोई कहता मैं दिल का सख्त और बेरहम हूं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछले जन्म में मैं दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में बहुत थक चुका था। इस जन्म में मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूँ। मैं तुरंत बैंक गया और 3 लाख युआन का इनाम जमा कर दिया। फिर मैंने 30,000 युआन निकाले और स्कूल के सहायता फंड में दान कर दिए। मैंने इसका कोई प्रचार नहीं किया, बस चुपचाप सारी औपचारिकताएं पूरी की। मैं अब किसी हीरो वाली इमेज में बंधना नहीं चाहता था। ये सब करने के बाद मुझे पूरी तरह से राहत महसूस हुई। जब मैं वापस क्लास में लौटा तो माहौल थोड़ा अजीब था। स्टूडेंट्स मुझे अलग नजरों से देख रहे थे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ तारीफ से और कुछ दूरी बनाकर। चेन हाओ क्लास में नहीं आया था। उसकी सीट खाली थी, जैसे एक खामोश तंज। ई चेन, तू सच में कमाल है। कल तो मैं इतना डर गया था, सोच रहा था तू फिर से नरम पड़ जाएगा। मैं पहले बहुत भोला था। चेन हाओ ने हद पार कर दी। भले ही उसका परिवार मुश्किल में हो, उसे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। वैसे उसके रूममेट से पता चला कि उसके पापा को बीमारी सच में है, पर उतनी गंभीर नहीं जितना उसने बताया, और उसमें 3 लाख युआन की जरूरत ही नहीं है। उसे जाने दे, बस अपने काम से काम रख। यिनलियांग ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों तक चेन हाओ नहीं दिखा। उसके बारे में अफवाहें फैलती जा रही थीं। कोई कहता वो जानबूझकर पैसे ऐंठ रहा था, कोई कहता उसके पापा की बीमारी झूठी थी, और कोई कहता वो मुझसे इनकार सुनकर शर्म और गुस्से में स्कूल छोड़कर चला गया। 1 हफ्ते बाद चेन हाओ फिर से क्लास में दिखा। वो दुबला हो गया था, थका हारा दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। साफ लग रहा था कि वो कई रातों से जगा हुआ था। जैसे ही वो अंदर आया, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो सिर झुकाए तेजी से अपनी सीट पर गया, डेस्क पर औंधे मुंह गिर गया और पूरी क्लास में हिला तक नहीं। जब घंटी बजी, मैं बाहर ताज़ी हवा लेने के लिए उठा। तभी चेन हाओ ने अचानक सिर उठाकर मुझे पुकारा, जियांग ई चेन। उसकी आवाज़ बुरी तरह भर्राई हुई थी, थकान से लबरेज। मैं रुक कर पलटा, उसे उठकर मेरी तरफ आते देखा। आसपास के स्टूडेंट्स ने सांस रोक ली। सबकी नजरें मुझ पर आ टिकीं। ये मेरे पापा की डायग्नोसिस और खर्चों की लिस्ट है। मैं पहले ही उल्टी करने वाला था, मैंने वो नहीं लिए, बस उसे शांति से देखता रहा। पिछले जन्म में उसने इसी तरकीब से मेरी सहानुभूति हासिल की थी। वो तथाकथित सर्टिफिकेट और लिस्ट या तो जाली थे या जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए थे। जब तक मुझे इसका एहसास हुआ, वो मुझसे काफी बड़ी रकम ऐंठ चुका था। चेन हाओ का हाथ हवा में ठिठक गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और बेचैनी की झलक आई। उसने आवाज धीमी की, जानबूझकर विनम्रता दिखाते हुए, ई चेन, मैं स्टेज पर गलत था, माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा की बीमारी सच है और खर्च भी सच में बहुत ज्यादा है। मैं उस दिन बेबसी में जल्दबाजी कर बैठा। मैंने स्कूल के सहायता फंड के लिए अप्लाई किया और क्राउड फंडिंग भी शुरू की, लेकिन अभी भी काफी कम पड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा अगर पर्याप्त पैसे नहीं जुटे तो ऑपरेशन टालना पड़ेगा, और हर दिन की देरी खतरा बढ़ाती है। उसकी आंखें फिर लाल हो गईं और उसने अपने 8 उंगलियां आगे बढ़ाईं, लगभग मेरे हाथ को छूते हुए। मुझे पता है तुझे यकीन नहीं है, मुझे खुद भी नहीं होता, लेकिन इस लिस्ट पर हॉस्पिटल की मुहर है, ये असली है। एक बार देख तो लेफ्टिनेंट आसपास फौरन फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये तो असली लगता है, अगर वो सच बोल रहा है तो उसके पापा का क्या होगा? ई चेन, तुझे फिर से सोचना चाहिए। आखिर बात जान की है, वही जाना पहचाना तर्क, वही जाना पहचाना नैतिक दबाव। वो नजरें सुइयों की तरह मुझे चुभ रही थी, लेकिन इस बार मेरा दिल नहीं टिका। चेन हाओ, तेरी डायग्नोसिस और बिल का मुझसे कोई लेना देना नहीं। तेरे पापा की बीमारी और पैसों की कमी तेरी समस्या है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुझे तेरी बेचैनी समझ आती है, लेकिन तेरी मुश्किलों के लिए पैसे देने की मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं पहले ही स्कूल के सहायता फंड में 30,000 युआन दान कर चुका हूँ। अगर तू योग्य है तो तुझे उसमें से हिस्सा जरूर मिलेगा। इसके अलावा मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये कहते ही कुछ लोगों को लगा मैं बेरहम हूँ, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। पिछले जन्म में जब उसने मुझे आत्महत्या के कगार तक पहुंचा दिया था, उस निराशा के मुकाबले ये बेरहमी कुछ भी नहीं थी।
जियांग यीचेन, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? वो एक इंसान की जान है। तेरे पास साफ साफ मदद करने की काबिलियत थी, फिर क्यों नहीं की? मैं बेरहम? जब मैंने 3 अजनबियों को बचाया तब तूने मुझे बेरहम क्यों नहीं कहा? जब मैंने अपने इनाम का 10वां हिस्सा फाउंडेशन को दान किया तब तूने मुझे बेरहम क्यों नहीं कहा? चेन हाओ, मुझे अपने पैसे इस्तेमाल करने का पूरा हक है। मैं इसे फाउंडेशन को दान कर सकता हूँ ताकि और लोगों की मदद हो, या अपने लिए रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसे तुझे कभी नहीं दूंगा क्योंकि तू इसके लायक नहीं है। मैंने आखिरी शब्दों पर जोर दिया। चेन हाओ लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में अविश्वास और गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं लायक नहीं हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैं तेरे जैसा बड़ा हीरो नहीं हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ? क्या इसका मतलब है कि मेरे पापा को मरना ही चाहिए? सिर्फ इसलिए कि तू अमीर है, क्या इसका मतलब है कि तू खड़े होकर उन्हें मरता देख सकता है? वो और गुस्से में चिल्लाने लगा और भीड़ जमा होने लगी। उसकी हिस्टीरिया जैसी हालत देखकर मुझे बस हंसी आई। पिछले जन्म में मैं उसके इस दिखावे में फंस गया था, लेकिन अब उसका यह नाटक बस सस्ता लग रहा था। चेन हाओ, हो गया तेरा? अगर हो गया तो हट जा, मुझे जाना है। मैंने उसे बगल से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक मेरी बांह पकड़ ली, इतनी जोर से कि उसके नाखून लगभग मेरी त्वचा में धंस गए। तू कहीं नहीं जाएगा जब तक मुझे पैसे नहीं देगा। तू यहां से नहीं जाएगा। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं तुझे जिम्मेदार ठहराऊंगा। चेन हाओ, छोड़, चल बात करते हैं, मुझे मत मार। चेन हाओ, तू जो कर रहा है वो गैर कानूनी है। लेकिन चेन हाओ पागलों की तरह किसी भी हाल में हाथ नहीं छोड़ रहा था। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाया, जिससे वो लड़खड़ाकर लगभग गिर ही गया। चेन हाओ, ये छेड़छाड़ और मेरी आजादी छीनने जैसा है। अगर तूने ऐसा जारी रखा तो मैं सीधे पुलिस बुला लूंगा। चेन हाओ हैरान रह गया। साफ था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं पुलिस का जिक्र करूंगा। वो सिर्फ एक स्टूडेंट था। पुलिस शब्द से वैसे ही डरा हुआ। मैंने फोन निकालकर डायल करने का नाटक किया। उसका चेहरा फौरन पीला पड़ गया। उसने जल्दी से हाथ छोड़ दिया और माफी मांगने लगा। मुझसे गलती हुई, अब नहीं करूंगा। मुझे तुझे रोकना नहीं चाहिए था, तेरी बांह नहीं पकड़नी चाहिए थी। प्लीज पुलिस मत बुला। उसने फिर से घुटनों पर बैठने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हटकर बच गया। माफी की जरूरत नहीं। याद रख, अपनी समस्याएं खुद सुलझा और मुझे दोबारा तंग मत कर, वरना मैं सीधे पुलिस बुला दूंगा। ये कहकर मैं क्लास से बाहर निकल गया। ये निलियांग जल्दी से मेरे पीछे आया। यीचेन, तू अभी सच में बहुत जबरदस्त था। क्या तू सच में पुलिस बुलाता? जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो नहीं बुलाऊंगा। लेकिन उसे यह समझाना जरूरी था कि मुझे कोई भी दबा नहीं सकता। उसने सिर हिलाया, फिर चिंता से मेरी बांह की तरफ देखा। तेरी बांह पर तो पूरा लाल निशान पड़ गया है, तू ठीक तो है? मैंने अपनी बांह की तरफ देखा और हल्के से हंस दिया। पिछले जन्म में जब उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का देकर मेरी हड्डी तोड़ दी थी, उसके मुकाबले ये चोट क्या थी? लेकिन मुझे पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। चेन हाओ की खुदगर्जी और लालच उसे इतनी आसानी से हार मानने नहीं देगा। सच में जल्द ही स्कूल में मेरे बारे में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। पहले वो कहते थे कि मैं बेरहम दिल का सख्त हूँ, जो जान बचाने का इनाम पाकर भी एक क्लासमेट के पापा की मदद करने से इनकार कर देता है। बाद में अफवाहें और भी बेतुकी होती गईं। कुछ कहते थे मैंने सच में दयालुता से नहीं, बल्कि सिर्फ 3 लाख युआन के इनाम के लिए लोगों को बचाया था। कुछ तो यहाँ तक अफवाह फैलाने लगे कि मैंने इनाम ऐंठने के लिए ही 3 बच्चों को जानबूझकर डुबोने की साजिश रची थी। मैं जहां भी जाता अजीब नजरें महसूस होती थीं। इशारे करती उंगलियां और जानबूझकर तेज की गई फुसफुसाहटें सब मेरे टूटने का इंतजार कर रही थीं। क्या ये लोग पागल हो गए थे? मैंने साफ साफ लोगों को बचाया था, लेकिन ये लोग बस इनाम से जल रहे थे और चेन हाओ के बहकावे में आ गए थे। जो कहना है कहने दो। पिछले जन्म में मैं दूसरों की राय की बहुत परवाह करता था और मेरी बेताब सफाई देने की कोशिशें हालात और बिगाड़ देती थी। इस जन्म में मैं अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करूंगा। बेगुनाह साबित होगा और गुनहगार भी साबित होगा, वक्त बता देगा। लेकिन उन्होंने हद पार कर दी। मुझे पता चला कि पीठ पीछे ये सब चेन हाओ ही फैला रहा था। पैसे ना मिलने पर शर्मिंदगी और गुस्से में वो जानबूझकर बदला ले रहा था। मुझे हैरानी नहीं हुई। चेन हाओ को ठुकराया गया और शर्मिंदा हुआ तो अफवाहें फैलाना उसका खास हुनर था। बिना सबूत के कुछ कहना बेकार था। सबूत होते भी तो टीचर बस उसे थोड़ा डांट कर छोड़ देता। अफवाहें फिर भी फैलती रहती। मैं बस इसे नजरअंदाज कर सकता था और इसे खुद पर असर नहीं होने दे सकता था। फिर भी इस तरह बदनाम किया जाना परेशान करने वाला ही था। लेकिन मैंने बहुत पहले ही अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाना सीख लिया था। पिछले जन्म के अनुभवों के मुकाबले ये अफवाहें कुछ भी नहीं थीं। हालांकि वक्त के साथ हालात शांत होने की बजाय और बिगड़ गए। कुछ पेरेंट्स ने स्कूल में शिकायत की, कहा कि मेरा चरित्र खराब है और मैं हीरो कहलाने लायक नहीं हूँ, और मांग की कि मेरा इनाम और सम्मान वापस लिया जाए। दबाव में आकर स्कूल ने सच में मुझसे बात की। ऑफिस में टीचिंग डिपार्टमेंट के हेड गंभीर चेहरे के साथ मेरे सामने बैठे थे। यीचेन, तुमने हाल की अफवाहें जरूर सुनी होंगी, है ना? बच्चे को बचाने के पीछे तुम्हारी नीयत और चेन हाओ के साथ तुम्हारे हालात के बारे में तुम्हें क्या कहना है? सर, बच्चे को बचाते वक्त मैंने नीयत के बारे में नहीं सोचा था। मैं बस उसे पानी से बाहर निकालना चाहता था। इनाम और सम्मान स्कूल और समाज की तरफ से मान्यता है। मैंने खुद भीख नहीं मांगी। रही बात चेन हाओ की,
तो उसकी मदद करना एक एहसान था, ना करना मेरा हक। उसकी मुश्किलों के लिए जिम्मेदार होने की मुझ पर कोई बाध्यता नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की शिकायतें हैं। क्या तुम चेन हाओ के मामले पर एक बार फिर सोच सकते हो? थोड़ी सी भी मदद से गपशप शांत हो जाएगी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो सच में मुझे समझौता करने की सलाह दे रहे थे। सर, आप एक टीचर हैं, आपको सही गलत में फर्क करना आना चाहिए। बच्चे को बचाकर मैंने कुछ गलत नहीं किया, और नैतिक ब्लैकमेल से इनकार करके भी कुछ गलत नहीं किया। मुझे समझौता क्यों करना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि वो झगड़ा करने और अफवाहें फैलाने में माहिर हैं। अगर मैं इस बार झुक गया तो कोई भी आगे यही तरीका इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव बना सकता है। तब तो ये हीरो एक कठपुतली बनकर रह जाएगा, है ना? टीचिंग डिपार्टमेंट के हेड कुछ नहीं बोल पाए। उनका चेहरा पहले पीला फिर लाल हो गया। काफी देर बाद उन्होंने आह भरी। तुम सही हो, मैंने इस बारे में पूरी तरह नहीं सोचा था। स्कूल इसे साफ करेगा, अफवाह फैलाने वालों को डांटेगा और तुम्हारी इज्जत की रक्षा करेगा। हालांकि मुझे पता था कि स्कूल की सुरक्षा सीमित होगी, फिर भी मैंने राहत की सांस ली। कम से कम वो अफवाहों के साथ नहीं थे। ऑफिस से बाहर निकलते ही धूप तेज थी, लेकिन मुझे पता था कि स्कूल का सफाई बयान अफवाहों को नहीं रोक पाएगा। वो लोग सच नहीं चाहते थे। वो एक ऐसा परफेक्ट हीरो चाहते थे जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे, हमेशा निस्वार्थ, हमेशा दूसरों की जरूरतों को पहले रखने वाला। अगर मैं इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो वो गुस्से में हमला करेंगे, और चेन हाओ ने ठीक किसी इंसानी फितरत की अंधता का फायदा उठाया था। सच में सफाई का ऐलान लगने के बाद भी इसका कोई खास असर नहीं हुआ। कुछ तो यहां तक कहने लगे कि मैंने स्कूल को घूस दी है। अफवाहें फैलती रहीं, जबकि चेन हाओ ऐसे नाटक करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोज समय पर क्लास आता, लेकिन उसकी आंखों में एक बढ़ती हुई खतरनाक चमक थी। उसने अब मुझसे खुद संपर्क करना बंद कर दिया था, लेकिन वो हमेशा मुझे अनजाने में बुरी खबरें सुनवा देता। वो इंतजार कर रहा था कि मैं दबाव से टूट जाऊं और पिछले जन्म की तरह उसे पैसे दे दूं। शांति के दिन ज्यादा नहीं टिके। चेन हाओ का सब्र मेरी उम्मीद से भी कम निकला। अफवाहों से मैं टूटा नहीं, तो उसने और सीधे तरीके अपनाने शुरू किए। उस दोपहर मैं शाम होने तक लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकला और एक सुनसान कोने में मुड़ा, अचानक एक शख्स मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो चेन हाओ था। उसके पीछे दो शक्की से दिखने वाले लड़के थे, हमारी क्लास के नहीं। साफ था कि वो उसका साथ देने आए थे। मेरा दिल कस गया और मैं बिना सोचे समझे एक कदम पीछे हट गया, सावधानी से उन्हें देखते हुए, रास्ते से हट। मुझे तुझसे कुछ बात नहीं करनी। तूने मुझे इतना बर्बाद कर दिया है, तू कैसे कह सकता है कोई बात नहीं करनी? मेरे पापा के ऑपरेशन में इतनी देरी हो गई है, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये सब तेरी वजह से है। स्कूल में लोग मेरी तरफ उंगली उठाते हैं, गपशप करते हैं। ये सब तेरी वजह से है। तेरे पास 3 लाख युआन रखने की हिम्मत कैसे हुई जब मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है? आज तुझे पैसे देने ही होंगे। मेरे पीछे के 2 लड़के आगे बढ़े, अपनी कलाइयां चटकाते हुए। उनकी धमकी साफ महसूस हो रही थी। पिछले जन्म में चेन हाओ जिद्दी था, लेकिन उसने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया था। लगता है इस बार मेरे इनकार ने उसे सच में बहुत गुस्सा दिला दिया था। ये स्कूल है, तू यहाँ हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है? हाथ उठाना? हम बस बात करना चाहते हैं। अगर तेरा भला चाहता है तो पैसे दे दे, वरना मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा। ठीक उसी वक्त जब तनाव बढ़ने वाला था, एक नरम आवाज गूंजी। अरे ये चेन हाओ, तुम दोनों इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? ये सूया थी। वो सुंदर थी, नरमी से बोलती थी और सुलह कराने में मजा लेती थी। किसी भी झगड़े में बीच बचाव करने कूद पड़ती थी। दिखने में नरम और मासूम, लेकिन असल में वो बड़ी चालाकी से लोगों को हेर फेर करने में माहिर थी। पिछले जन्म में वही थी जिसने बार बार मुझसे कहा कि चेन हाओ बेचारा है, मुझे उसकी आखिरी बार मदद करनी चाहिए, और धीरे धीरे मुझे तबाही की तरफ धकेला था। उसके हाथ में एक थर्मस था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी स्टडी रूम से आई हो। उसके चेहरे पर बिल्कुल सही समय पर आई हैरानी थी। मुझे देखकर चेन हाओ की आंखों में पल भर के लिए हलचल हुई। साफ था कि उसे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। सू या बीच में आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें हम दोनों के बीच घूम रही थीं, और उसने पहले मुझसे नरमी से कहा, ये चेन, गुस्सा मत हो। चेन हाओ का यकीनन तुझे रोकने का इरादा नहीं था। फिर उसने चेन हाओ की तरफ देखते हुए चिंता जताई। चेन हाओ, मुझे पता है तू पापा की वजह से परेशान है, लेकिन तू ऐसे नहीं कर सकता। इससे ये चेन डर जाएगा। ये बातें जो सुलह कराने वाली लग रही थीं, दरअसल चेन हाओ के मुझे रोकने वाले काम को सही ठहरा रही थी। चेन हाओ ने फौरन मौका पकड़ा और बेबसी का नाटक करने लगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे पापा, ठीक है, मुझे पता है तेरे लिए मुश्किल है। सूया ने बीच में टोका, प्यार से उसकी बांह थपथपाई, फिर मेरी तरफ मुड़कर सहानुभूति भरे लहजे में कहा, ये चेन, मुझे पता है तू नरम दिल का है, इसलिए तूने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया। चेन हाओ हद तक पहुंच गया है, प्लीज थोड़ा समझदारी दिखा। हम सब क्लासमेट हैं, माहौल बिगाड़ना अच्छा नहीं। वैसे भी पूरा स्कूल तेरे बारे में गपशप कर रहा है। अगर तू उसकी मदद करेगा तो सब तेरी दयालुता की तारीफ करेंगे। गपशप अपने आप बंद हो जाएगी। ये दोनों के लिए अच्छा है। फिर वही पुरानी नैतिक ब्लैकमेल की चाल। पिछले जन्म में मैं उसकी नरमी से मोहित हो गया था, लेकिन अब मुझे बस घिन आती है। सू, या तुझे लगता है तू हमारे हालात के बारे में बहुत कुछ जानती है। मैंने सुना है सब कहते हैं तुम दोनों का मुश्किल वक्त चल रहा है। क्या ये सच है?
तो क्या तुझे पता है कि चेन हाओ 2 लोगों को लेकर मुझे घेरने क्यों आया? सू या का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में हलचल हुई। मैं अभी अभी आई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। चेन हाओ, ये चेन के साथ सच में कुछ मत करना। उसने चेन हाओ की चिंता का नाटक करते हुए अपना असली इरादा छिपाने की कोशिश की। चेन हाओ पहले ही बेसब्र हो चुका था और सूया के दखल ने उसका जोश और कम कर दिया। दोनों लड़के भी मजा लेते हुए देख रहे थे। सूया के प्रति उनका रवैया और हल्का होता जा रहा था। सुंदर सू, अभी तक क्या नहीं किया तूने? यह लड़की काफी सख्त है, आसानी से दबाई नहीं जा सकती। चेन हाओ का चेहरा और काला पड़ गया। उसने मुझे घूरते हुए गुर्राया। जियांग यी चेन, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पैसे देगा या नहीं? नहीं। ठीक है। चेन हाओ की आंखों में द्वेष चमका और उसने अचानक मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं पहले से तैयार था, बगल में हटकर बच गया। साथ ही अपना फोन निकालकर रिकॉर्ड बटन दबाया और जोर से चिल्लाया, चेन हाओ, तू मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है? दिन दहाड़े किसी से पैसे मांगना? रात के सन्नाटे में मेरी आवाज खास तौर पर तीखी गूंजी और चेन हाओ का हाथ हवा में ठिठक गया। दोनों लड़के भी सन्न रह गए। तू क्या चिल्ला रहा है? कौन लूट रहा है किसे? तू लोगों को साथ लेकर मुझे घेरने आया, मुझे पैसे देने पर मजबूर करने आया। इसे लूट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तूने फिर से हाथ उठाया तो मैं अभी पुलिस बुला लूंगा। पहले की छेड़छाड़ के साथ ये लूट की कोशिश तुझे जेल भिजवाने के लिए काफी है। लूट शब्द ने चेन हाओ को झकझोर दिया। उसका चेहरा फौरन पीला पड़ गया। दोनों लड़के घबराकर उसे खींचने लगे, गिड़गिड़ाते हुए, छोड़ दे, वो तैयार बैठा है, हंगामा मत कर, पुलिस पकड़ लेगी। चेन हाओ ने मेरे हाथ में फोन देखा, फिर पीछे हटते अपने साथियों को। समझ गया कि आज वो बच नहीं पाएगा। जियांग यी चेन, तू बस देख। वो पलट कर चला गया। दोनों लड़के जल्दी से उसके पीछे हो लिए। सू या ने ये सब देखकर मुंह खोला, फिर मुझे गुस्से से घूरते हुए वो भी जल्दी से निकल गई। आसपास आखिरकार शांत हो गया। फोन पकड़े मेरा हाथ ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। भले ही मैंने शांत दिखने का नाटक किया था, अंदर से मैं डरा हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि एक कदम पीछे हटने का मतलब खाई में गिरना था। मैंने बार बार रिकॉर्डिंग सुनी, यकीन किया कि सब कुछ साफ रिकॉर्ड हुआ है। फिर जल्दी से हॉस्टल वापस भागा। हॉस्टल पहुंचकर मैंने लिन लियांग को सारी बात बताई। वो गुस्से से कांप उठा। चेन हाओ ने हद पार कर दी है और सू या भी उसकी मदद कर रही है। मुझे कुछ समय से शक था कि वो कुछ छुपा रही है। पहले मैंने ही तुझे उसकी मदद करने की सलाह दी थी, पर उसका इरादा कुछ और ही था। सू या चेन हाओ से भी ज्यादा खतरनाक है। चेन हाओ की बुराई खुली हुई है, पर उसकी बुराई एक नरम नकाब के पीछे छुपी है, जिससे उससे बचना मुश्किल है। तो अब क्या करें? वो पहले ही तुझे रोकने के लिए लोग लगा चुकी है। क्या वो और भी बुरा कुछ नहीं करेगी? पता नहीं, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं है। वो मेरी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। मैं पहले सबको उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। पिछले जन्म में मैं ये जाने बिना मर गया था कि चेन हाओ ने न सिर्फ मुझसे पैसे ठगे थे, बल्कि और भी शर्मनाक काम किए थे। इस जन्म में मैं सच का पता लगाऊंगा और उसके झूठ बेनकाब करूंगा। अगले कुछ दिनों में मैं बाहर से पहले की तरह ही क्लास और पढ़ाई करता रहा, लेकिन चुपके से चेन हाओ की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसे सबसे ज्यादा दूसरों की सहानुभूति की परवाह थी और सबसे ज्यादा डर था अपना असली चेहरा उजागर होने का। इसलिए मुझे शांत रहना था और उसे सतर्क नहीं करना था। मैंने लिन लियांग से उसकी हरकतों और चैट पर नजर रखने को कहा, जबकि मैं खुद इंटरनेट पर ध्यान देने लगा। पिछले जन्म में चेन हाओ ने शेखी बघारी थी कि वो ऑनलाइन पैसा जुटाने में बहुत माहिर है। मैंने कई क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर चेन हाओ और उसके पापा का नाम खोजा और उसका प्रोजेक्ट ढूंढ लिया। प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में रुला देने वाले शब्दों में उसकी बीमारी की गंभीरता और परिवार की गरीबी को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया था। लक्ष्य राशि हैरान करने वाली 3 लाख युआन थी और वहां सहानुभूति और हौसला देने वाले ढेरों डोनेशन और कमेंट्स थे। मैंने स्क्रीनशॉट लिए और अपडेट हिस्ट्री ध्यान से देखी। वो रोज अपडेट डालता, उसकी गंभीर हालत और तुरंत पैसों की जरूरत के बारे में, साथ में अस्पताल के बिस्तर की धुंधली तस्वीरें या पढ़ने में न आने वाली पेमेंट रसीदें। सब कुछ बिल्कुल सटीक लग रहा था, लेकिन इसमें ढेरों खामियां थीं। फिर मैंने अपनी याददाश्त के आधार पर उसके सोशल मीडिया अकाउंट खोजे। वो अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसकी प्रोफाइल फोटो एक लैंडस्केप इमेज थी, लेकिन मुझे याद था कि वो अक्सर खुद की कद्र ना होने की शिकायत भरे पोस्ट डालता था। सच में मुझे एक शक्की अकाउंट मिल गया। उसका मालिक खुद को एक गरीब स्टूडेंट बताता था और अक्सर जिंदगी की नाइंसाफी की शिकायत करता था। सबसे ताजा पोस्ट सीधे मुझे निशाना बनाते हुए था। कुछ लोग खून से सने पैसे लेते हैं और इंसान की जान को मिट्टी समझते हैं। ऐसे हीरो ना ही देखे जाएं तो बेहतर है। मैंने पुरानी पोस्ट्स स्क्रॉल की और भी शक्की बातें पाई। 2 हफ्ते पहले उसने लिमिटेड एडिशन जूतों की एक तस्वीर पोस्ट की थी। कैप्शन था, इतनी मेहनत के बाद आखिर मिल ही गए। वो जूते कम से कम 5000 युआन के थे। ऐसी चीज जो एक बर्बाद परिवार वाला और गंभीर बीमार पापा वाला गरीब स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। 1 महीना पहले उसने एक हाई एंड वेस्टर्न रेस्टोरेंट की तस्वीर पोस्ट की थी, जहां का औसत खर्च 500 युआन प्रति व्यक्ति से ज्यादा था। कैप्शन था, कभी कभार खुद को ट्रीट करने की कोशिश। उस वक्त उसे इलाज के पैसों की चिंता होनी चाहिए थी। एक और भी पुरानी पोस्ट थी, उसकी और बगल की क्लास की एक लड़की की अम्यूजमेंट पार्क में तस्वीर। कैप्शन था, एक खुशनुमा दिन। पिछले जन्म में
उसने कभी गर्लफ्रेंड होने का जिक्र नहीं किया था। मैंने ये सारे स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। भले ही ये सीधे तौर पर उसके झूठ बोलने का सबूत नहीं थे, लेकिन ये दिखाने के लिए काफी थे कि उसकी गरीबी और बेबसी सब दिखावा था। इसी बीच लिन लियांग भी खबर लेकर आया। ई चेन हाओ का रूममेट कह रहा था कि वो हाल ही में देर से घर लौट रहा है, सिगरेट और शराब की बदबू के साथ, और उसने नया मॉडल का फोन खरीदा है। कहता है ये किसी रिश्तेदार का तोहफा है, पर उसके पास ऐसा कोई रईस रिश्तेदार नहीं है। साथ ही सू या हाल ही में उसके साथ काफी घूमती दिखी है। उससे ज्यादा पास मत जा, हम रोज साथ खाना खाते हैं और मैं उसके लिए नाश्ता लाता हूँ। ये सारी जानकारी उन सुरागों से मेल खाती थी जो मैंने पहले से जुटा रखे थे। जिसके पापा गंभीर बीमारों और जिसे तुरंत पैसों की सख्त जरूरत हो, वो सिगरेट, शराब पी सकता है, नया फोन खरीद सकता है और रिश्ता निभा सकता है। इसका एक ही जवाब हो सकता है, उसे पैसों की जरूरत ही नहीं है। उसकी तथाकथित मुश्किलें सिर्फ मुझे निशाना बनाने के लिए हैं। वो एक तरफ ऑनलाइन डोनेशन मांगकर पैसा उड़ा रहा है, दूसरी तरफ नैतिक ब्लैकमेल से मेरे 3 लाख युआन ठगने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, है ना? शायद नहीं। चेन हाओ ज्यादा मिलनसार इंसान नहीं है, उसके रूममेट उससे ज्यादा घुले मिले नहीं है, और सू या उसके बारे में बुरा नहीं बोलेगी। तो चलो सबको खुद ब खुद पता चलने दें। चेन हाओ को सहानुभूति का फायदा उठाना पसंद है ना? मैं सबको दिखाऊंगा कि किस तरह के ठग पर वो तरस खा रहे थे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं। मुझ पर छोड़ दे। अगले कुछ दिनों में लिन लियांग ने चुपके चुपके ये खबर फैलानी शुरू की। उसने चेन हाओ के रूममेट से नया फोन न खरीद पाने की बात की, उन्हें यह बताने के लिए उकसाया कि चेन हाओ ने एक फोन खरीदा है। क्लासमेट्स के साथ बात करते हुए उसने ऐसे ही चेन हाओ को वेस्टर्न रेस्टोरेंट में खाते और सूया के साथ शॉपिंग करते देखने का जिक्र किया। उसने कभी आलोचना नहीं की, बस ऐसे ही बातचीत में बता दिया। इससे जल्दी ही सबके मन में शक पैदा होने लगा। चेन हाओ कहता है उसका परिवार गरीब है, तो वो महंगा फ़ोन कैसे अफोर्ड कर सकता है। मैंने भी उसे सूया के साथ शॉपिंग करते कई बैग लिए हुए देखा। उसके पापा अभी भी अस्पताल में ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं और उसे डेट पर जाने का मन है। शक बढ़ता गया और चेन हाओ और ज़्यादा संवेदनशील हो गया। जो भी उसे देखता वो उस पर बरस पड़ता और सूया के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। एक बार कैंटीन में मैंने उन दोनों को साथ बैठे देखा। सूया ने कुछ कहा और चेन हाओ ने अचानक टेबल पर मुट्ठी मारी और दहाड़ा। सूया की आंखें लाल हो गईं। वो वहीं बैठी दुखी दिख रही थी। आसपास वालों की नजरें उन पर टिक गईं। चेन हाओ ने माफी नहीं मांगी, बस कुछ निवाले खाकर चला गया। सूया वहीं बड़बड़ाती रही। मैं तो बस तेरी मदद करना चाहती थी, और उसे और ज्यादा सहानुभूति मिली। लेकिन बस 2 दिन बाद सूया ने एक नई चाल चली। क्लास मीटिंग के दौरान जब क्लास टीचर स्टूडेंट्स की पढ़ाई की प्रगति का सारांश दे रहे थे, सूया ने अचानक हाथ उठाया। टीचर, मुझे सबको कुछ बताना है। वो खड़ी हुई एक लिफाफा लेकर क्लास के आगे गई और उसे क्लास टीचर को थमा दिया। ये 5000 युआन है जो मैंने बचाए हैं। मैं ये चेन हाओ को दान कर रही हूँ ताकि उसके पापा का इलाज हो सके। पूरी क्लास में हलचल मच गई। 5000 युआन एक स्टूडेंट के लिए बड़ी रकम थी। सबको पता था सूया का परिवार साधारण हैसियत का है। ये पैसा जरूर उसने बचत करके जोड़ा होगा। यहाँ तक कि क्लास टीचर भी हैरान रह गए। सूया ने आंखें लाल किए हुए कहा, मुझे पता है 5000 बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझसे चेन हाओ की ऐसी हालत देखी नहीं गई और मैं नहीं चाहती थी कि सब इस बारे में लड़ें। शायद यीचेन के पास मदद न करने की अपनी वजहें हों और मैं उसे दोष नहीं देती। मैं बस अपनी तरफ से कुछ करना चाहती थी और उम्मीद करती हूँ कि सब चेन हाओ की मदद कर सकें। उसकी नज़र मुझ पर टिकी, एक हल्की सी चुनौती लिए हुए। यह एक बेरहम चाल थी। 5000 युआन से खुद की दयालु छवि बनाना, जो देखने में मेरा बचाव लग रहा था, लेकिन असल में मेरी न मददगारी की पुष्टि कर रहा था। उसने तो ये नैतिक ब्लैकमेल पूरी क्लास तक फैला दिया था। 3 लाख युआन का इनाम रखे बैठा और एक फूटी कौड़ी ना देना। मैं खुद ब खुद सबकी आलोचना का निशाना बन गया। सच में बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रभावित हो गए और क्लास टीचर को पैसे दान करने लगे, बुदबुदाते हुए, सूया कितनी अच्छी है, मैं भी कुछ दान करूंगा। सूया मंच पर खड़ी सबकी तारीफ स्वीकार कर रही थी। उसकी आंखों में एक जीतने वाले का घमंड झलक रहा था। चेन हाओ सिर झुकाए, शरीर तना हुआ, साफ मेरे झुकने का इंतजार कर रहा था। लिन लियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से खड़ा हुआ। क्लास फौरन खामोश हो गई। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। सूया, चेन हाओ की मदद के लिए दान देने की तेरी इच्छा, तेरी दयालुता है और मैं उसकी कद्र करता हूँ, लेकिन तेरी दयालुता का इस्तेमाल दूसरों को हेर फेर करने के लिए नहीं होना चाहिए। तेरे 5000 युआन दान करना तेरा फैसला है। बाकी कोई दान करे या ना करे, कितना करे, ये उनकी अपनी आजादी है। तू दूसरों को सिर्फ इसलिए ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकती क्योंकि तूने किया। खासकर मुझे। मेरे 3 लाख युआन बहादुरी का इनाम है, कोई चैरिटी फंड नहीं। मैं पहले ही स्कूल के सहायता फंड में 30,000 युआन दान कर चुका हूँ। अगर इससे चेन हाओ की मदद हो सके तो मैं जरूर मदद करूंगा, लेकिन सीधे उसे पैसे नहीं दे सकता। कितने भी लोग दान करें, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ये बात ठंडे पानी की एक बाल्टी की तरह थी जिसने क्लास में दान का जोश बुझा दिया। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। तू बस ये चाहती है कि सब सोचें। मुझे वो 3 लाख युआन दान करने चाहिए।
और तू अपने 5,000 से मुझे बुरा दिखाना चाहती है ना? मैंने उसे बीच में टोका, फिर सिर्फ चेन हाओ की तरफ नहीं मुड़ा। सूया ने तेरे लिए 5,000 दान किए, पर तूने क्या किया? तूने सबके दान के पैसों से लिमिटेड एडिशन जूते खरीदे, वेस्टर्न रेस्टोरेंट में खाया और लड़कियों के साथ डेट पर गया। तेरी अंतरात्मा नहीं दुखती? पूरी क्लास में फौरन हड़कंप मच गया। चेन हाओ ने तेजी से सिर उठाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तू बकवास कर रहा है जियांग यीचेन, तू मेरी बदनामी कर रहा है। बदनामी? ये जूते तूने आधे महीने पहले खरीदे थे, 5,000 से ज्यादा के। तुझ जैसा गरीब स्टूडेंट जिसे इलाज के लिए बेताबी से पैसों की जरूरत है, ये अफोर्ड कर सकता है? अगली पंक्ति के स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट देखकर हैरानी से हाँफने लगे। इस रेस्टोरेंट का खर्च 500 युआन प्रति व्यक्ति है। जब तूने 1 महीने पहले यहाँ खुद को ट्रीट किया तो क्या तूने अपने पापा के बारे में नहीं सोचा, जो अभी भी अस्पताल में ऑपरेशन का इंतजार कर रहे थे? और ये वाला बगल की क्लास की एक लड़की के साथ अम्यूजमेंट पार्क में डेट, क्या ये क्राउड फंडिंग का पैसा था या सूया के दान किए 5,000 युआन? एक के बाद एक स्क्रीनशॉट चेन हाओ के चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़ते गए, जिससे उस पर तरस खाने वाले हर किसी की आंखें खुल गईं। क्लास में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। पहले दान करने वाले स्टूडेंट्स का चेहरा राख जैसा पड़ गया। उन्हें साफ समझ आ गया कि उनकी सहानुभूति का फायदा उठाया गया था। सू या मंच पर खड़ी रही, उसका चेहरा पहले लाल फिर पीला पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और धोखा खाने का दर्द साफ झलक रहा था। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसकी उसने खुद मदद की वो एक ठग निकलेगा। तेरे पास और भी स्क्रीनशॉट हैं, बहुत सारे, और तेरी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बताने और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर रकम को झूठा दिखाने के सबूत भी शामिल हैं। अगर तू अभी भी नाटक जारी रखना चाहता है तो मुझे इसे स्कूल के फोरम पर पोस्ट करने में कोई हर्ज नहीं। पूरा स्कूल तेरा असली चेहरा देख लेफ्टिनेंट चेन हाओ लड़खड़ाया, लगभग गिरने ही वाला था। चेन हाओ, मेरे साथ ऑफिस चल, स्कूल इसकी पूरी जांच जरूर करेगा। क्लास टीचर ने चेन हाओ को खींचकर ले जाने दिया। सू या मंच पर खाली लिफाफा पकड़े खड़ी रही, सबकी अजीब नजरों को एक जोकर की तरह सहती रही। आखिरकार सिर झुकाकर अपनी सीट पर भाग गई। तो वो आखिर एक ठग ही निकला। कितना घिनौना। यीचेन गलत था, मतलब यीचेन सही था। काफी देर बाद क्लास अपनी सामान्य फुसफुसाहट में लौट आई। सब चेन हाओ पर इल्जाम लगा रहे थे और मुझसे माफी मांग रहे थे। खिड़की के बाहर तेज धूप देखते हुए मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बस एक थकी हुई राहत महसूस हुई। मैंने ये लड़ाई जीत ली थी। पिछले जन्म के बुरे सपने आखिरकार इस जन्म में खत्म हो गए थे।